फिर दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं अपन, पार्ट 1 का B2 एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A3। ठीक है, पहले A3 चेक कर लेते हैं, फिर आगे चेक करते हैं। A3 के बाद A1 भी है और C2 भी है। ठीक है, तो अपन A1 और A3 और C2 वो सभी कर लेते हैं। ठीक है, A1 A3 एंड C2। एक सेकंड, A1 A3 एंड C2। पहले A1 चेक कर लेते हैं अपन, पार्ट 1 का B1 है। A1 में अपन को गिवन है BF3 बॉन्ड लेंथ, है ना। BF बॉन्ड लेंथ इन दिस मॉलिक्यूल इज दिस मच लॉन्गर देन दिस। ठीक है, तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल अपन को गिवन है, इसमें इज मच लॉन्गर देन दिस, एक्सप्लेन। तो अगर अपन लिखेंगे BF3 बॉन्ड लेंथ, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, देखो भाई, अगर अपन लिखेंगे ना जैसे Me3 के बनना है अपन को, Me3 का मतलब हो गया CH3। तो नाइट्रोजन के पास CH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, और BF3 में B F है, एक और F है और एक और F है। हमको पता है BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है। BF3 में क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होता है ना ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मैंने आपको क्लास में बैक बॉन्डिंग बताया। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसके लोन पेयर इससे ओवरलैप करते हैं, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, रीजन क्योंकि इसमें ये इससे बॉन्ड ऑर्बिटल, ये वाला जो खाली ऑर्बिटल है ना, उसमें ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। तो अगर खाली ऑर्बिटल में, इस खाली ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इसकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड था, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ तो फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड से। तो ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, ये बताया आपको। ठीक है, सो दैट इज मतलब कि भाई इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, but in this case the empty orbital is occupied by the lone pair of nitrogen atom, so there is no empty orbital in the boron atom, so there cannot be back bonding, ऐसे अपन बता सकते हैं। A3 वाले में अपन को गिवन है कि भाई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, A3 में अपन को गिवन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, SO3 है एक, है ना। एक तो अपन को ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ SO3। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ठीक है, H3PO4 N2 और HClO4, मेरे ख्याल से सभी स्ट्रक्चर अपन को पता है, मैंने क्लास में आपको बता रखा है। SO3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, SO3। कोई सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, क्लास में बताया तो है, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो। उसमें लुईस स्ट्रक्चर थोड़ी पूछा है, अगर लुईस स्ट्रक्चर पूछता तो अपन बताते हैं। इसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द p pi एंड p pi d pi बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हाँ तो ठीक है ना, इसमें अपन ने क्लास में पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो उसमें बता सकते हैं अपन p pi बॉन्ड, जैसे मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, अब इसमें ना मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ p pi बॉन्ड कैलकुलेट करने का। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, एक S होता है, 3 P होता है, और फिर D ऑर्बिटल होता है। ये सल्फर के ऑर्बिटल्स है, एक S ऑर्बिटल हो गया, और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए होता है, तो अपन क्या करेंगे, एक S और 2 P, तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो अब जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो इससे बनेंगे, इसमें 3 पाई बॉन्ड है ना,
तो जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो इनसे बनेंगे, क्योंकि ये तीन तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। तो इसका एक p ऑर्बिटल, इसका d ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ p ऑर्बिटल होता है, इसके पास d होता ही नहीं। तो इसमें 1, इसका p और इसका p, मतलब इसमें एक p पाई p पाई, और इसमें 2 p पाई, ये इसका d पाई और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, तो p पाई d पाई ये हो गया। ये तीन ऑर्बिटल तो सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। अब H3PO4 देखते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर पहले लिखो। सो पर लिखेंगे P डबल बॉन्ड ऑक्सी एसिड लिख लेते हैं भाई, ऐसे होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड नहीं अटैच्ड है सेंट्रल एटम से, तो उसमें पी पाई बॉन्ड हो गई नहीं। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस है, तो फास्फोरस में अपन लिखेंगे भाई ये s ऑर्बिट, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं sp3। वो कैसे, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अपन कहेंगे भाई फास्फोरस है, ये s हो गया, ये p हो गया, और ये d ऑर्बिटल हो गया। तो एक s और 3 p हो गए, sp3 हो गया। अब अगर इसे पाई बॉन्ड बनाना है तो वो सिर्फ d ऑर्बिटल बना सकते, ये पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का p और इसका d, तो इसमें एक p पाई d पाई बॉन्ड है ना, मतलब बड़ा इजी। अब अगर अपन नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, ना इसमें ना इसमें, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होते ही नहीं। इसलिए जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो पी ऑर्बिटल से बनेंगे, एक पी पाई एक पाई बॉन्ड, और एक पी पाई वो भी दूसरा पाई। सो दो पी पाई बॉन्ड बनेंगे, दो पी पाई बॉन्ड बनेंगे। HClO4 की बात करते हैं। HClO4 एक एसिड है जैसे ये था, और एसिड में ये कितने प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक। तो अपन क्या करते हैं, ClO4 नेगेटिव। मैं फिर से स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं आपको कैसे बताना है। ClO4 नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, ClO4 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन आयन से, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो Cl है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, और जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। बाकी कितने ऑक्सीजन, तीन और बचे, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड, 4, एक एस 3 पी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसके पाई बॉन्ड चेक करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, Cl है, एक एस ऑर्बिटल हो गया, 3 पी ऑर्बिटल हो गए, बाकी डी ऑर्बिटल हो गया, बाकी डी ऑर्बिटल हो गया। तो इसमें sp3 में ये s हो गया और 3 p हो गए, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका। तो फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें p पाई d पाई 3 बॉन्ड बनेंगे। ये भी ये डी ऑर्बिटल है, तीनों पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, इसका डी ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं, सिर्फ p होता है, तो इसमें 3 p पाई d पाई बॉन्ड है, इसका p पाई, इसका d पाई, इसका p पाई, इसका d पाई, इसका p पाई, इसका d पाई, ये लो भाई बन गए, ये बॉन्ड्स हो गए। That is p पाई and d पाई p पाई d पाई बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से ये इजी होगा अपने लिए। आई थिंक C2 पूछा था मैंने, C2 बता दिया आपको, नहीं बताया। D2 is higher viscosity than H2O। D2O और H2O में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप बता सकते हैं ना p पाई d पाई बॉन्ड। वैसे क्लास में अपन ने थोड़ा सा लेंदी मेथड सीखा था,
बट मैंने सोचा जब आपको डाउट्स बताऊंगा ना तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, इसलिए डाउट्स करना जरूरी होता है। अब होता क्या ना, OH बॉन्ड है और OD बॉन्ड है। OD बॉन्ड इज स्मॉलर देन OH बॉन्ड। OD बॉन्ड इज स्मॉलर देन OH बॉन्ड। अगर OD बॉन्ड छोटा होगा, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen of OD is more. OD is more. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें 10। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसका H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। अब इसका H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा तो ऑब्वियसली बात है D2O मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन होगा OD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन OH बॉन्ड। अगर इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज विस्कोसिटी मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल को फ्लो करने में फ्रिक्शन होगा। तो दैट इज अबाउट द राइट। सो ड्यूट्रियम जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन से। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन से अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है। सो ड्यूट्रियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। बता दिया हाँ? तो वी कैन राइट लाइक दैट। अभी किसी को और कोई डाउट है? अदरवाइज एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 भी पूछ सकते हो आप, एक्सरसाइज 3 भी पूछ सकते हो आप। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। बॉन्डिंग 3, बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग पहले बॉन्डिंग 3 कंप्लीट करो। बॉन्डिंग 3 में अगर और कोई डाउट नहीं है तो बॉन्डिंग 4 के डाउट्स करो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 2 ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी है इसमें। मैच द फॉलोइंग में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कंपाउंड ना मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना। ये कंपाउंड मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज ट्राई, ठीक है, Cl ट्राइसाइलामाइन। तो ट्राइसाइलामाइन इज लाइक दिस। इस पे लोन पेयर है, ये सिलिकॉन है, H H ट्राइमेथाइल है क्या? नहीं, सिर्फ अमाइन है। ये भाई ट्राइसाइल मतलब सिलिकॉन अमाइन। अपन को एक बात पता है, इसमें इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। दिस इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो पहले क्लास में भी इसका बैक बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, बस वो नाम नहीं पढ़ा हुआ है। एंड दिस विल बी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इसके पास डी ऑर्बिटल होते ही, इसके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अपन चलो चेक कर लेते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए। द 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें क्या बताना है? फॉल्स बताना है। तो 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट। जब किसी पे
लोन पेयर होता है ना, तो उस लोन पेयर को अपन कहते हैं, जैसे ये हो गया, ये 3 सिग्मा बॉन्ड जो है ना, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने हुए हैं। एक लोन पेयर ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्योंकि इसको अनपेड थोड़ी बनाया था अपन ने, बट अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछोगे तो आई विल राइट sp3। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इसके बॉन्ड एंगल्स, इसका जो बॉन्ड एंगल्स है या ज्योमेट्री है, उसमें इसका भी रोल होगा, इसलिए इसको अपन ऐसे लिखते हैं। The lone pair of electrons occupy the p orbital at right angles. No, it cannot be the right angle because ये है ना, क्योंकि लोन पेयर तो ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस ओवरलैप्स द empty p orbital of each of the 3 silicon atoms, resulting in pi bond formation। वो कह रहा कि ये इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो गलत है, उसके d ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। उसके पास p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये खुद भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके तीनों p तो यूज्ड हो गए, तो उसके पास जो खाली ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? d ऑर्बिटल होगा खाली। ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग। द nsi बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। हाँ, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है देन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड। इट इज वीकर लुईस बेस। लुईस बेस वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है देन इट विल एक्ट कॉल्ड एज अ लुईस बेस। तो फिर इसका लोन पेयर तो पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग शो कर रहा है ना, तो अगर इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्म ओवरलैपिंग शो करेगा तो देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, देन इट इज नॉट अ लुईस बेस, इट इज अ वीकर लुईस बेस, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं है, इट इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तुमने पूछा है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का 2, ठीक है, पार्ट 3 का 2 देख लेते हैं अपन। पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का 2, ठीक है। इसमें गिवन है अपन को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स NaBH4। देखो दो तो अपन ने पढ़े हुए हैं क्लास में, कौन कौन से? B2H6 एंड AlCl3। उसमें सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बोरॉन B2H6 पढ़ा ना अपन ने, BCl3 है, तो BCl3 तो ये हो गया, तो इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे AlCl3 के पास भी नहीं, ये B2H6 है, सो AlCl3 के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपका सी ऑप्शन है। और अपन ने B2H6 लिखा, तो B2H6 तो ऐसे बताए थे ना, मैंने बताया था आपको B2H6 में इट इज लाइक दिस। B2H6 में ये थे बस, ये वाले इलेक्ट्रॉन को हमने शेयर किया था ऐसे। इसकी ज्योमेट्री हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है क्लास में। कितने बॉन्ड है? 1 2, ऐसे बना लेता हूं पहले है इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन बना दिए जितने इन्वॉल्व है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड्स, 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मस्ट बी देयर। लेकिन अगर आप ये डॉट्स काउंट करोगे ना इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर आर कितना? 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए अपन उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। NaBH4 में मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव है और BH4 नेगेटिव है, तो अगर BH4 नेगेटिव होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे बोरॉन के साथ बॉन्ड। बोरॉन के अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है तो आप बता दो।
एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 3 and 6. Which one is more soluble in diethyl ether rather than anhydrous AlCl3? Which one is more soluble in diethyl ether, anhydrous AlCl3 or hydrous AlCl3? देखो AlCl3 is a Lewis acid. अगर उसे अपना ऑक्टेट मैं उसको हाइड्रस लिख लेता हूँ, एनहाइड्रस. एनहाइड्रस मतलब ऐसे, उसके साथ वाटर नहीं, डाइथाइल. तो अगर इसके पास वाटर नहीं होगा तो इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा अपने पास एल से. लेकिन हाइड्रस का मतलब हो गया दिस इज ऑलरेडी वाटर, और वाटर का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में. तो फिर हाइड्रस तो पहले से ही उसमें बॉन्डेड होगा ना, तो क्यों अट्रैक्ट करेगा बाकी इसको. तो इसमें ये ज्यादा डिसॉल्व होगा अगर एनहाइड्रस होगा तो. ये हाइड्रस है, हाइड्रस में तो पहले से ही ये बॉन्डेड होगा, तो फिर उसके साथ ये लोन पेयर के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा. दीज आर लुईस बेसिस, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है. ठीक है, तो फिर वो नहीं बनेगा. तो इट विल बी मोर सॉल्युबल, एनहाइड्रस विल बी मोर सॉल्युबल इन दिस देन द हाइड्रस. ठीक है, पेपर से और भी क्वेश्चन है. तो 3 और 6 ना, उसके बाद 2, 3 और 5 भी है. ठीक है, 2, 3 एंड 5. 2 का तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर मेरे पास ऐसे है, बोरॉन है और नाइट्रोजन है. अगर मैं ऐसे, वैसे मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन अटैच्ड है. तो अपन को पता है पहले ये sp3 था, ये sp2 था, है ना. पहले ये sp3 और sp2 है. अभी क्या होगा, नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन. और अगर वो बोरॉन को डोनेट करेगा तो बोरॉन के अराउंड, इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4. इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4. सो sp3, दोनों sp3 हो जाएंगे, दोनों ही sp3 हो जाएंगे. ठीक है, तो वो दोनों ही sp3 हो गए. फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी बताया आपको. AlF3 is insoluble in HF. AlF3 is insoluble in HF. When little Kf is added to the compound, it becomes soluble. On addition of BF3, AlF3 is precipitated. Write the balance reactions. ठीक है. देखो अगर इसकी जगह BF3 होता ना, तो HF के साथ it will form this बोरोफ्लोरिक एसिड. ये एसिड बना लेता, लेकिन ये AlF3 नहीं बना पाएगा. इवन तो बोरोन के बाद आपको पता है इसी ग्रुप में एल्यूमिनियम होता है बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ एल्यूमिनियम. ये नॉन मेटल है, ये मेटल है. तो AlF3 इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिड, मेटल्स एसिड नहीं बनाते ना. सो AlF4 नहीं बना पाएगा. सो वी से नो रिएक्शन.
लेकिन अगर हम AlF3 में थोड़ा सा KF डाल दें तो ये सॉल्ट बनाया है इसने, थोड़ा सा KF डाल दे तो ये सॉल्ट बना लेगा। कैसे? KF AlF4, ये आयनिक सॉल्ट बन जाएगा। इधर बोरोन का साइज छोटा है इसलिए ये HF के साथ फ्लोरो, ये नॉन मेटल है ना, और साइज भी छोटा है, जबकि ये मेटल है। और साइज भी बड़ा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इट बिकम सॉल्युबल, ठीक है, तो अगर KF ऐड करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ BF3 AlF3 इज प्रेसिपिटेटेड। अगर हम AlF4 में BF3 डाल दें तो ये कह रहा है कि भाई AlF3 बन जाता है प्लस KBF4 बन जाता है। दिस इज मोर स्टेबल सॉल्ट, क्योंकि इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा। ठीक है, सो अपन इजीली बता देंगे कि व्हाट विल हैपन। तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा? मोर एसिडिक, तो और इजीली रिएक्शन हो जाएगा। ये लेस एसिडिक, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसका KF के साथ रिएक्शन, अगर एसिडिक कैरेक्टर लेस एसिडिक होगा तो ये F नेगेटिव को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये F नेगेटिव को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो वापस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये तो मैंने अभी एसिड ही बना के दिखाया आपको, BF3 को। इट कैन फॉर्म एसिड वेरी इजीली। फिफ्थ वाले में अपन को गिवन है predict whether the following molecule is isostructural or not। भी देखो दोनों में अगर हम चेक करेंगे ना, तो एक तो ऐसे गिवन है अपन को, और एक ऐसे गिवन है अपन को। अभी डिस्कस किया था मैंने इसको, बस इसकी जगह हाइड्रोजन था। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, अभी बताया मैंने आपको, तो इसमें p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होगा। तो अपन कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना रहा है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज फॉर्मिंग बैक बॉन्डिंग। तो ये तो ट्रायगोनल प्लेनर हो गया स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। सो ये तो हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, और जबकि ये है टेट्राहेड्रल। तो आप दोनों की ज्योमेट्री में डिफरेंस बता सकते हैं कि दोनों की ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। सो द ज्योमेट्री इज नॉट सेम, दैट इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है। CuSO4 अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कितने टाइप के बॉन्ड होंगे उसमें। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड ना, हाँ वो स्ट्रक्चर नहीं बताया था, तो अपन ऐसे बता देते हैं। CuH2 उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एक्चुअली ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं अपने, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, एक नहीं होता है डायरेक्टली बॉन्डेड। द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, the intermolecular interaction that is dependent on the inverse of the cube of the distance, inverse of the cube ना,
आयन आयन इंटरेक्शन, अगर वो NaCl की बात कर रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, इनवर्स ऑफ स्क्वायर होगा। आयन डाइपोल, अगर वो आयन डाइपोल की बात कर रहा है तो इट विल बी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power of 6, 4 to 6, वैसे 4 या 5 होगा ऐसे। अगर वो लंदन फोर्सेस की बात कर रहा है तो वो लंदन फोर्सेस की बात कर रहा है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power of 6 होता है ये। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेट विल बी फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power of Q, ये बता सकते हैं। इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई और क्वेश्चन है? ये पार्ट ऑफ पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 क्या है ये? ऑफ पार्ट 1 एक्सरसाइज 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अच्छा वो लिखा था, ठीक है। और कोई डाउट है इससे? नहीं, तो फिर बॉन्डिंग 4 में चलते हैं अपन। आप बॉन्डिंग 4 के एक्सरसाइज 1 के डाउट्स बता दीजिए। बॉन्डिंग 4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B3 चेक कर लेते हैं। B3 में गिवन है अपन को जीरेड मॉलिक्यूल्स ना, एक्चुअली जीरेड मॉलिक्यूल्स ये अपने सिलेबस में है नहीं, जीरेड एंड नॉन जीरेड। है ना, ये सिमेट्री से रिलेटेड होते हैं वैसे। तो अब अगर चाहो तो याद रख सकते हो सिग्मा एंड पाई स्टार आर कॉल्ड जीरेड मॉलिक्यूल एंड सिग्मा स्टार एंड पाई इज कॉल्ड नॉन जीरेड मॉलिक्यूल। Sigma and pi star are called Giroid molecule. और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बस यही था। पार्ट 2 का B6, ठीक है। B6 में स्टेटमेंट्स है। The highest occupied molecular orbital in F2 negative is, तो भाई S1 तो फॉल्स हो जाना चाहिए। Why it is so? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑफ F2 नेगेटिव, तो F2 नेगेटिव तो होता है ऐसे ना, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2 px, फ्लोरीन है तो फिर का सिग्मा, सिग्मा 2 pz, पाई 2 px, पाई 2 py, है ना। फिर विल राइट दैट पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py एंड सिग्मा स्टार 2 pz, ये होता है। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फ्लोरीन 19 और, है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो दो फ्लोरीन के लिए 18 और 119 हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 119, तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, ये तो गलत आ जाएगा।
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव इज मोर देन दैट ऑफ H2 नेगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। O2 नेगेटिव का मतलब ये हो गया, मतलब O2 नेगेटिव में 1.5 आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, जबकि O2 पॉजिटिव में 2.5 आना चाहिए। वो कैलकुलेट कर देंगे अपन इससे। C2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन C2 पॉजिटिव, ये तो बॉन्ड ऑर्डर से ही बता सकता हूँ। C2 मॉलिक्यूल में दोनों पाई बॉन्ड है, और C2 पॉजिटिव होगा तो मुझे C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और C2 पॉजिटिव में विल राइट लिख दो सर। I2PY सिग्मा 2P सर। सो C2 मॉलिक्यूल मतलब 12, तो प्लस का मतलब 11, सो विल राइट लाइक दिस। यस C2 मॉलिक्यूल राइट ना। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 1 7 7 minus 4 divided by 2 it is 1.5, so that is wrong। बॉन्डेड अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल कम होगा। फिर दैट इज स्टेटमेंट 4। एक मिनट पढ़ने क्या हो गया पूरा। कुछ पूछा था B6। तो अपन को बताना which of the following is true statement। so C2 molecule is more stable than C2 positive। हाँ तो ये ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट। दैट इज पहला वाला रॉन्ग, दूसरा वाला रॉन्ग। N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, अच्छा ये तो अपन ने किया ही नहीं। हाँ तो NO पॉजिटिव और N2 नेगेटिव ना दोनों अपन बता सकते हैं ना। N2 पॉजिटिव का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, N2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, और NO पॉजिटिव मतलब हो जाएगा 16 14, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इसमें दो नाइट्रोजन होंगे, एक पॉजिटिव है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक पॉजिटिव, तो 3 होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इज मोर स्टेबल देन दिस, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का 8 एंड 11। एट्थ वाले में मुझे गिवन है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो क्वेश्चन नंबर 8 में, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और बता दो। चलो देखते हैं। NO का बॉन्ड ऑर्डर मतलब 8th वाले में मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ। NO का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 3, CO C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और हीलियम पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है ना। दैट इज 2 - 1 डिवाइड बाय 2, 1/2 ना। हाँ ठीक है, तो 0.5 लो बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको डिसोसिएट करना ज्यादा मुश्किल है इससे, इसको डिसोसिएट करना ज्यादा मुश्किल है इससे, इसको डिसोसिएट करना ज्यादा मुश्किल है इससे, हो गया 11th वाला। एक्सरसाइज 2 का C3 7 नहीं समझ में आया, दूसरा 11 था। 11 तो ओके, मेटालिक बॉन्डिंग। Which of the following is observed in the metallic bonds? Mobile electrons, valence electron, सही है। Localized electron, no, it is delocalized नहीं होते। Delocalized तो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, ऐसे delocalized electrons।
रेजोनेंस स्टेबिलिटी ना, रेजोनेंस फिनोमेना, वो डियूक्लाइज इलेक्ट्रॉन्स। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, नो, वो तो आयनिक बॉन्ड्स में होते हैं हाईली डायरेक्टेड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो तो गलत है। नन ऑफ दिस, नो, देयर इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो अपन ने इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल पढ़ा था। कॉम्प्रेंशन 3, कॉम्प्रेंशन 1, अच्छा उसका 7th क्वेश्चन बताना है। C3 पार्ट 3 का 7 का होगा उसमें। All metal written below have usually the low melting points except cesium 303 होता है, गैलियम भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है, मरकरी तो लिक्विड ही होता है, गोल्ड मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, बहुत हाई होता है। इन सब में आप चेक करोगे तो सीजियम जो होता है ना, उसमें तो उसको तो नाइफ से भी कट कर सकते ना इसके, मतलब बटर भी हार्ड होता होगा सीजियम, ठीक है। मरकरी तो वैसे ही लिक्विड है, गैलियम का, वो गैलियम एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इन समर्स, तो वी कैन से दैट, है ना। दूसरा बताओ। और कोई डाउट नहीं तो बॉन्डिंग 5, होमवर्क सबमिशन चेक करूंगा मैं आज। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 4 and 7, एक्सरसाइज 3 पार्ट 4 and 7। फोर्थ वाले में आपसे ये तो क्लास में किया हुआ है। फॉर द अरेंज द फॉलोइंग इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 4 बॉन्ड लेंथ, हाँ तो अपने पास ऐसे गिवन है, O2 O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, लिखो। क्लास में बोला था ना मैंने कि आप ऐसे लिखो, O2 O2 into AF6 ASF6 ना, हाँ तो इसमें फ्लोरीन है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इट इज लाइक दिस। फोर एंड 7th क्वेश्चन में अपन को गिवन है द बैंड गैप बिटवीन जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम इज अ राइट ना सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप बहुत कम होता है, छोटा सा, बहुत छोटा था बैंड गैप, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। The band gap is very small. The energy spread of germanium atomic energy level is infinitely small. सही है, करेक्ट है। इनफिनिटली स्मॉल ना, हाँ करेक्ट है। So the energy spread of each germanium atomic energy level is infinitely small. अच्छा, the energy spread of each germanium atomic energy level, पहला वाला तो सही है। The energy spread of each germanium atomic energy level in germanium is infinitely, atomic energy level नहीं होगा, that is wrong. Atomic energy level तो ऐसे होगा ना germanium में, that is carbon, that is carbon, silicon, germanium ना,
तो एटॉमिक एनर्जी लेवल इज स्मॉल का मतलब हो गया कि वो इसकी बात कर रहा है। ये लेवल थोड़ी, इन लेवल में थोड़ी वो डिफरेंस हो सकता है कि वो बहुत स्मॉल होगा, ये गैप स्मॉल होता है बस। तो एटॉमिक एनर्जी लेवल बोल रहा था, एनर्जी स्प्रेड इनके एनर्जी स्प्रेड में कम होगा, नहीं वो तो फिक्स्ड होता है। रॉन्ग होगा। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मींस हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ना, ठीक है, विल राइट दैट है। पार्ट 2 है ये, तो पार्ट 3 चाहिए अपन को। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन एफ एंड ओ, ठीक है। ओ के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के 7। तो इसमें मैं ऐसे बनाऊंगा, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करूंगा? ऑक्टेट कंप्लीट तो हो गया नहीं, क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन आउट बच गया ना, तो अगर मैं इसको हटाता हूं, इसको हटाऊंगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको ऐसे बनाना चाहिए अपन को। इसके 7 इलेक्ट्रॉन ना, 2 4 6 और 1 7, इसको हटा के इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके 2 4 6 और 7th इलेक्ट्रॉन को हटा दिया मैंने, पर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन अलग होगा? क्वेश्चन दूसरा है, भेजो फिर। कौन सा है मैं भी देखो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। अच्छा, बॉन्डिंग 5 का। ओके 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 ओके, रुक जा। ये तो बॉन्डिंग 4 बता रहा था मैं। बॉन्डिंग 4 में अब कोई डाउट नहीं? तो फिर बॉन्डिंग 5 पे आ गए। बॉन्डिंग 5 में कुछ तो ज्यादा आ गया मैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, एक मिनट है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं पार्ट 3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ना, बिल्कुल। तो चलो देखते हैं पहले अपन पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे गिवन है
दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। पोलर के लिए देख लो ना किसमें डाइपोल मोमेंट है, किसकी सिमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, XCF4 है तो XC लोन पेयर ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर sp3d2। लेकिन इसमें इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, जिसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल ना हो वो पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, इसका इससे और ये लोन पेयर अपोजिट, तो डाइपोल मोमेंट इज 0, इट इज नॉट पोलर, नॉन पोलर। फिर XCF6 will be like this, XCF6 का स्ट्रक्चर ऐसा है, XCF6 that will be like this, F6 will be like this, लो इधर भी F होगा, इधर भी F होगा, इट इज लाइक दिस। तो ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिड होगा, इस पे एक लोन पेयर भी है, वो लोन पेयर इनमें से सिर्फ किसी एक फेस पे होगा, ऐसे किसी एक ना ऑक्टाहेड्रल फेस है ना, 8 फेसेस है, वो किसी एक फेस पे होता है। तो इसमें ना इसको अपन कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऑक्टाहेड्रल प्योर ज्योमेट्री नहीं है, सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज पोलर। म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर। XCF4 ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया मॉलिक्यूल। भाई अलग अलग टाइप के एटम होंगे तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, XCF4 दैट विल बी पोलर। XCF5 नेगेटिव, F5 नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 5 फ्लोरीन। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पांचों फ्लोरीन एक ही प्लेन में, पांचों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है और ऊपर और नीचे लोन पेयर है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, इसलिए वो 0 आएगा। फिर एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन, पार्ट 2 का पार्ट 1 का 5th क्वेश्चन, ठीक है। The molecule MX3 has 0 dipole moment. The hybridization of this is M is atomic number of 21। पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर है किसका 21, स्कैंडियम का। स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अभी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्कैंडियम ना। ठीक है ना, तो 0 डाइपोल मोमेंट ना, तो स्कैंडियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इससे अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, x थे 3x, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे BF3 होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देख लो जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो सारे के सारे एसिडिक होंगे। Mn2O7,
पहले एम्फोट्रिक चेक कर लो एमएन का ये एम्फोट्रिक है, इससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है तो एसिडिक है, कम होगा तो बेसिक ये होगा। SO2 तो है, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा तो हो गई। लेकिन हमको एक बात और पता है, न्यूट्रल ऑक्साइड CO, NO, N2O एंड H2O, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो CO नहीं होगा, N2O नहीं होगा, NO2 होगा, उसके बाद PbO2 मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, Na2O बेसिक होगा, CrO3 that will be acidic oxide because CrO2 is amphoteric। ये एम्फोट्रिक है ना, एम्फोट्रिक में अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो दे विल बी एसिडिक ऑक्साइड्स। ZNO एम्फोट्रिक, Fe2O3 बेसिक, SiO2 एसिडिक और SnO2 इज एम्फोट्रिक। SNO भी एम्फोट्रिक है, SnO2 भी एम्फोट्रिक है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए, ये मैंने बता रखा पीरियोडिक टेबल में, बहुत अच्छे से बता रखा, लास्ट में ऑक्साइड को डिस्कस किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक मॉलिक्यूल्स हैविंग द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे ना अपन, then we'll talk about the solids। अब जैसे NaCl सॉलिड है और H2SO4 तो सारे के सारे नॉन मेटल्स है, इसका ही ज्यादा होगा। तो आयनिक बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फॉर्म वो ज्यादा ही होगा। लेकिन अपन कहेंगे NaCl है और डायमंड है, अब बताओ, तो अपन कहेंगे ये तो जॉइंट मॉलिक्यूल है, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल के। तो जॉइंट मॉलिक्यूल होते कौन कौन से, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम है, जियोलाइट्स हैं, क्वार्ट्ज है, इस टाइप से ज्यादा ही होते हैं। फिर अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, H2O है और ऐसे H2SO4 है और HCl है, अब बताओ, तो अपन कहेंगे रूम टेम्परेचर पे H2O तो लिक्विड होता है, ये तो गैस होता है, मतलब सॉलिड भी होंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर अपन कहेंगे मान लो मेरे पास CH4 गिवन है और HCl गिवन है, अब बताओ, तो अपन कहेंगे Cl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें नहीं होगा, इसका ज्यादा। तो हमें फोर्सेस से चेक करना होता है कि किस में कौन से स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है, जिसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है जनरली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्ट होगा तो बॉइल करेगा ना। ठीक है, फिर जैसे मान लो मुझे मेटल्स दे दिए, आपने कहा मेरे पास मतलब ऐसे ना मैग्नीशियम है और जिंक है, तब अपन थोड़ा सा अपन को लगेगा कि हमें तो ये ज्यादा आइडिया नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हैं, अब क्या करें। तो इस टाइप का सिर्फ मेटल के फॉर्म में अगर अपन चेक करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपन को, वरना फिर ये धीरे धीरे ही आता है आइडिया, क्योंकि फिर पूरा केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसका छोटा साइज होगा और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिंक तो लिक्विफाई भी हो जाता है इजीली, मतलब अगर इसको इससे सेपरेट करना है तो मैं लिक्विफिकेशन मेथड यूज करूंगा, ये लिक्विफाई इजीली वेपराइज हो जाएगा इजीली। तो फिर वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल 3D डी ब्लॉक मेटल ऐसे धीरे धीरे आएगा फिर वो। लेकिन इस टाइप का जो अपन पढ़ चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर अपन में बता सकते, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर अपन से पूछो भाई HCl है और HF है, तो अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। काफी सारा पार्ट मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी बताया होगा।
तो वो धीरे धीरे आएगा, मतलब इसमें बहुत सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो वो धीरे धीरे आएगा अपन को। अब बताओ, और कोई डाउट है किसी को? एनी अदर डाउट ऑफ बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं बॉन्डिंग का? अरे यार बड़े चमचे, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है बॉन्डिंग से? कोई डाउट नहीं ना बॉन्डिंग से? नहीं, तो फिर अटेंडेंस लेके और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी सब डिस्कस हो गया था, ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि अपन अटेंडेंस भेज देते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अपन, है ना? तो हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, है ना? तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, गैसियस स्टेट को। चलो, तो लास्ट टाइम जो अपन पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट, उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या करना है अपन को, है? तो गैसियस स्टेट में अपन लिखेंगे अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम तो अपन गैसियस स्टेट में पढ़े थे, हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा था। तो हम नेक्स्ट लॉस पढ़ लेते हैं, द गैली-सिक्स लॉ एंड द, राइट ना? देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, तो लिखेंगे दैट इज गैली-सिक्स लॉ पढ़ते हैं। तो दैट इज कि भाई जैसे अपन ने लास्ट टाइम थोड़ा सा ग्राफ भी देखे थे और ग्राफ बनाए थे, तो एक हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी ग्राफ बनाया था, एक हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी ग्राफ बनाया था। तो हमने दोनों ही टाइप के ग्राफ देख लिए। नाउ वी कैन रीड दैट इसमें एट कांस्टेंट है ना, दैट इज वॉल्यूम, the pressure exerted by the fixed mole of gas, the pressure exerted by fixed mole of gas
exerted by the fixed mole of gas is directly proportional to the temperature of the gas. So it is directly proportional to the temperature of the gas. Directly proportional to temperature of gas. So what they will write that P will be directly proportional to T at constant volume. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी वेसल का, सपोज ये फिक्स्ड वॉल्यूम है और इसके अंदर गैस है, तो वॉल्यूम फिक्स है। अगर अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर क्या होगा, बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट K डैश ले लेते हैं। सो वी राइट दैट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 कर देते हैं। P2 अपॉन T2 कर लेंगे। तो अगर इनिशियल प्रेशर इसका सपोज कर लेते हैं अपन, P1 हमें गिवन है 2 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर T1 हमको इनिशियली गिवन था सपोज 300 केल्विन। मैंने टेम्परेचर को T2 को 400 केल्विन किया। बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा, बता देंगे। ये फाइनल प्रेशर। तो P1 अपॉन T1, तो P1 हो गया 2 और T1 हो गया 300, दैट विल बी इक्वल टू P2। कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 400 हो गया। सो P2 इज 8/3, वो बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे अपन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे बनाते हैं वो अपन को पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे बनाने हैं वो अपन को पता है। जैसे भाई आपको पता है कि ग्राफ जो है अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली बातें अपन ऐसे बनाते हैं। P और T का ग्राफ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने केल्विन में ले रखा है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। और भी मैंने लास्ट टाइम लिखे थे ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड। P/T, P और T दोनों में से कोई भी ग्राफ लिखोगे आप, ये कांस्टेंट रहेगा, वी नो दैट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log of P versus log of T, slope will be positive, so you will write like this। बाकी भी अपन ग्राफ बता सकते हैं जैसे अपन को पता है। तो ये गिब्स लॉ होता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल दोगे आप डेली लाइफ से कोरिलेट? तो अपन कहेंगे ठीक है ना, डेली लाइफ से कोरिलेटेड ना। अगर हमारे पास एक बलून है, उसके अंदर गैस है, एयर फिल किया अपन ने, और उसके अंदर एयर फिल किया अपन ने, तो अपन कहेंगे देखो भाई इस केस में ये अपन कहेंगे इसका ना बैलून को अपन ने फिल कर रखा है, जो प्रेशर है ना इसके अंदर, तो P1 इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 3/4 ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। प्रेशर इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड, मतलब इसमें ना 3/4 प्रेशर ले रखा है अपन ने, जो ये होल्ड कर सकता है मैक्सिमम एट टेम्परेचर T1। और टेम्परेचर दे देते हैं अपन, चलो ठीक है, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो अपन कहेंगे बताओ कितना टेम्परेचर पे जब ये एक्सपैंड होगा तो कितने टेम्परेचर पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई 3/4 है, मैक्सिमम प्रेशर इसका P हो जाएगा, तो 3/4 तो P ले लेता हूं, तो लिख दूंगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो अभी कितना है, P1 कितना है अपन को गिवन है, तो अपन कहेंगे 3/4, P1 इज 3/4 ऑफ P, और यहां पर क्या हो जाएगा P, यहां पर 300, T2 बता दूंगा कितने टेम्परेचर पे ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो P1 कितना लिखेंगे अपन, 3/4 ऑफ P,
P1 लिखेंगे अपन 3/4 of P डिवाइडेड बाय T1 इज 10। ये P होगा और डिवाइड बाय अपन को T2 कैलकुलेट करना है। P तो कैंसिल हो जाएगा, T2 कैलकुलेट कर लेंगे। So T2 will be equal to 300 into 4 divided by 3. That will be. तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं कि क्या चेंज होने वाला है। तो दैट इज जस्ट अ लॉ, मतलब अपन ऐसे बता सकते हैं। एक लॉ हमने पढ़ लिया। बिल्कुल ऐसे एवोगैड्रोस लॉ भी होगा। दैट विल बी द फोर्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में अपन कहेंगे भाई दैट इज फॉर एट कांस्टेंट, अगर डायरेक्टली लिख लेता है ऐसे, एट कांस्टेंट P and T, the volume occupied by the gas is directly proportional to number of moles. Again, the directly proportional. So V upon N will be equal to constant. So I'll write that V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. V2 upon N2. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ग्राफ फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बनाओगे तो अपन को पता है ग्राफ कैसे बनेंगे। तो कहेंगे एग्जांपल में मेरे पास एक बैलून है, और इसमें गैस है, 2 मोल हीलियम ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 5 लीटर्स। इसका एक प्रिक ऐसे इसमें ना प्रिक करता है, छोटा सा होल करता है। अगर छोटा सा इसमें होल करोगे तो इसमें से गैस बाहर निकलेगा ड्यू टू लीकेज ऑफ गैस। The number of moles left is 0.5 moles. Calculate the volume. तो अपन कहेंगे ये तो बड़ा इजी है, लेकिन हमें गिवन होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट ले रखे हमने। वो गिवन होगा तभी अपन इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. V1 मुझे 5 लीटर गिवन है, N1 2 गिवन है, V2 कितना कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है। So V2 will be equal to 5 into 0.5 divided by 2. That is equal to 2.5 divided by 2. So is equal to 1.25. ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा। एक तरीके से अपन ने 1/4 कर दिया, जैसे मोल्स को आपने 1/4 किया, हमने वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, हो गई, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट उसमें क्या है ना, बैलून ना उसका प्रेशर भी कांस्टेंट था और टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, तब हम एवोगैड्रोस लगा सकते हैं ना। अब अपन बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। अभी लॉ फॉर ओपन सिस्टम बचा हुआ है। अब इसके ग्राफ वगैरह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ आप बता चुके हो। तो पहले अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन में विल राइट दैट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होता है हाइपोथेटिकल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होगा हाइपोथेटिकल इक्वेशन, और हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंडीशन में गैस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां गैस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट।
हाइपोथेटिकल कंडीशन में अगर मुझे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा P इक्वल टू nRT से। अगर मुझे प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है मैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब P इक्वल टू nRT जब हम लिखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो इन चारों में से कोई भी तीन गिवन हो हम फोर्थ कैलकुलेट कर लेंगे। इट डजंट मैटर व्हाट इज द कंडीशन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन क्या है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। हमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि अमोनिया का, सपोज अमोनिया गैस है, उसके मोल्स मुझे गिवन है और टेम्परेचर मुझे -35 से भी कम है, जबकि मुझे पता है कि -35 पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वहां वो गैस जैसे एग्जिस्ट थोड़ी करेगा उससे कम टेम्परेचर पे। लेकिन सिंस मुझे गिवन है मैं तो कैलकुलेट कर दूंगा, दैट इज हाइपोथेटिकल कंडीशंस, दैट इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशंस। तो फिर को पता है आपने ये आइडियल गैस कैसे बनाया। We know that from above gas laws, the gas laws, we know that volume is inversely proportional to pressure, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to number of moles. ये Boyle's law, Charles law, Avogadro's law। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NNT divided by P. So PV will be directly proportional to NT and PV is equal to nRT, that is a constant for the proportional, where R is called universal gas constant, is called universal gas constant। गैस कांस्टेंट, ठीक है। R जो होगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। तो R को अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, बोल देंगे भाई। तो इसमें अपन कहेंगे R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वी कैन राइट लाइक दिस। पहले अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ R। ये R है क्या, तो पहले अपन R का सिग्निफिकेंस देखते हैं। भाई पहले तो ये बताओ कि R क्या सिग्निफाई करेगा, हम उसको क्या समझे R को, है ना। ये जो कैपिटल R है इसको मैं क्या समझूं, तो देखते हैं अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ R। तो पहले अपन एक बार इसे लिख लेते हैं। R will be equal to PV upon NT। वैसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपन को पता है वर्क डन होता है, यह प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम होता है एरिया, दैट इज LQ, और एरिया इज L स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास फोर्स इनटू लेंथ आ जाएगा अपने पास, एरिया से कैंसिल कर देंगे ना अपन से, तो अपने पास आ जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय, क्योंकि फोर्स इनटू लेंथ इज नथिंग बट द वर्क डन, N इनटू T। मैं दोनों को 1 ले लेता हूं। गैस मेरे पास 1 मोल है और टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री, तो R signifies, it signifies, R होगा that will signifies the work done। R क्या सिग्निफाई करेगा अपन को, the work done, signifies the work done by 1 mole of gas। मतलब इसको 1 ले लेता है, for its 1 degree rise in temperature, rise in temperature। किसी गैस का टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन, तो मैंने 1 मोल गैस का टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन, तो उस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाना है 1 मोल गैस का, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ R। R वो सिग्निफाई करेगा।
ठीक, ये सिग्निफिकेंस ऑफ आर है अपने पास। नेक्स्ट, अब तो यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर हम कैलकुलेट करते हैं एट एसटीपी। अब इनको पता है आर विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 मोल, एंड टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। तो अपने पास कितना वैल्यू आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये 1/12 जो अपन लिख लेते हैं ना, 1/12 भी यूज कर लेता है अपन। सो अपन लिख सकते हैं दैट इज, ठीक है, वी कैन राइट दैट, सो दिस इज एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। हम एटमॉस्फेयर लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में। 1 जूल इज इक्वल टू 101, मतलब अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 101.325 एटमॉस्फेयर लीटर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर आई कैन राइट दैट आर विल बी इक्वल टू, अगर जूल्स में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अपन को ये भी पता है अपन को ये भी पता है कि 1 calories is equal to nearly 2 joules. 1 calories is equal to, है ना, nearly that is equal to, तो अपन इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू नियरली 2 कैलोरीज आ जाएगा पर मोल पर कैलोरी, ऐसे बता सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ आर। अब अगर आर हम यहां पर यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो जनरली अपन यही यूज करेंगे, बस इसको एटमॉस्फेयर में रखना है, इसको लीटर्स में रखना है, इसको केल्विन में रहेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर एंड द यूनिट ऑफ आर। ये इक्वेशन अपन किसी भी कंडीशन में कभी भी यूज कर सकते हैं। PV is equal to nRT, PV is equal to W by mRT. N is number of moles, the W is weight in gram and M is molecular weight, weight upon molecular weight of gas. We already know this. Or we can write that PM is equal to DRT. D is the density, because we know that density is equal to weight by volume, वो अपन को पता है। तो इन सब में अपन को एक बात पता है, जैसे R कांस्टेंट है, तो मैं कभी भी किसी भी गैस के कंडीशंस को चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, P1 V1 अपॉन N1 T1, P2 V2 अपॉन N2 T2। इसमें भी R कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट है, तो मैं इसमें भी कैलकुलेट करके लिख सकता हूं वेट के फॉर्म में या डेंसिटी के फॉर्म में। R तो कांस्टेंट है आपका, तो आप लिख सकते हो P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 T2। मतलब R को तो इक्वेट कर ही सकते हैं हर इन एवरी कंडीशंस। अगर मान लो आपने का मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। अगर आपने का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आ जाएगा। मतलब ऑल गैस लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस। तो फिर अपन वैसे बताते हैं, ये तो था गैस लॉस की बात, राइट, ये तो थे गैस लॉस की बात। अब अपन क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डेली लाइफ की बात करते हैं।
क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, गैस लॉस की बात करनी चाहिए। तो अपन गैस लॉस की बात करते हैं इन डेली लाइफ। ये तो था आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी कैलकुलेशन आपने इनिशियली जो है ना काफी किया हुआ है, यूनिट्स वगैरह आपको पता है, सारा कुछ आपने कैलकुलेशन बेसिक्स वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में काफी पढ़ा हुआ है गैसेस के बारे में, पी फिजिकल टू एनआरटी के बारे में, है ना। तो उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा राइट ना एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द डेली लाइफ। बॉयस अपन को पता है बॉयस लॉ होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ या हाइट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू लेंथ या हाइट कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं P1 एरिया इंटू L1 इज इक्वल टू P2 एरिया इंटू L2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। जरूरत पड़ेगा तो ऐसे कर लेंगे। इसमें कोई एग्जांपल अगर अपन से पूछेंगे तो जैसे अपन ने बैरोमेट्रिक प्रेशर वगैरह कैलकुलेट किया था उसमें अपन से पूछ सकते हैं, भाई अगर मान लो मेरे पास ऐसे है एक ग्लास ट्यूब है 100 मीटर है इसका लेंथ, और बीच में एक सपोज कर लेते हैं अपन की मरकरी कॉलम है एट द सेंटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहां भी गैस है, यहां भी गैस है, तो इधर इसका लेंथ L1 है, ये L2 है, तो अपन को पता है L1 इज इक्वल टू L2 दैट इज इक्वल टू 45। वेट इज टोटल 100 है, 10 इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इधर P1 गैस है, इधर P2 गैस है, एंड P1 विल बी इक्वल टू P2। आप प्रेशर कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप प्रेशर को जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। अपन कहेंगे भाई प्रेशर यहाँ पर है, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर भी कर सकते हैं, पर ऐसे कुछ भी मतलब प्रेशर ले सकते हैं अपन। दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, ये 100% है। अगर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो मरकरी कॉलम मूव करेगा, अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो उस तरफ मूव करेगा। तो प्रेशर अपन पी ले लेते हैं, दोनों तरफ प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा, तो इसी को ऐसे लिख लेते हैं प्रेशर विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड, इक्वल ऑन बोथ साइड, otherwise the mercury column will shift ना, so it is equal on both side। अब अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ऐसे के बारे, आपने इसको ना ऐसे रखा हुआ है, तो अपन कहेंगे इसको ना आपने थोड़ा सा वर्टिकल रख दिया, हॉरिजॉन्टल की जगह अपन ने वर्टिकल रख लिया। वर्टिकल रखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। हमें एक बात अच्छे से पता है कि इधर नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे, एंड N1 विल बी इक्वल टू P V, इधर N1 है इधर N2 है, सो इधर विल बी P1 V1 अपॉन RT1 और इधर P2 V2 अपॉन RT2। अब टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेते हैं, R कांस्टेंट ले लेते हैं, तो अपन को पता है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो कैलकुलेट कर भी लूंगा।
अगर आपने डाटा दिया और अलग अलग की बात करोगे तो मैं अलग अलग भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करवाना चाहो डाटा देके तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम बता दो कितना है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अगर आप इसको वर्टिकल कॉलम में रखोगे तो इधर वाला जो गैस है ना, सपोज इधर कॉलम ए था, इधर कॉलम बी था, अपन ने ए को ऊपर रखा हुआ है, बी को नीचे रखा हुआ है। तो अब अपन को एक बात पता है, अगर इसका प्रेशर पीए था, इसका प्रेशर पीए था, इसका प्रेशर पीबी था और पीए इक्वल टू पीबी था, तो इसका प्रेशर नीचे की तरफ आएगा और इसका भी प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर, और इसका प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा पीबी, मतलब पीबी विल बी इक्वल टू पीए प्लस 10 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन अपन बना सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे पता है, इसके अंदर एनबी मोल्स होंगे, सपोज इसको एन ले लेते हैं और इसको एनबी ले लेते हैं, इसके अंदर एनए मोल्स होंगे। आप इस ट्यूब को कैसे भी रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कुछ भी करो, इधर नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज सो, क्योंकि मरकरी से कभी गैस पास नहीं कर सकता, ये अपन ने पहले सीखा हुआ है। मरकरी से कभी गैस पास नहीं कर पाएगा, ये अपन ने सीखा हुआ है। तो अपन कहेंगे यहां पर भाई जितने मोल्स यहां पर है उतने ही मोल्स यहां पर है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन प्रेशर अलग अलग है भाई। अब इसमें लेंथ चेंज हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ ए पहले 45 था, अब लेंथ ऑफ ए जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 45 माइनस, सपोज इसमें लेंथ बढ़ेगा, इसमें लेंथ बढ़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा ना, ये इस पर रेस्ट कर रहा होगा, इस पर रेस्ट करेगा तो प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा इस पे, इन दोनों का अपन ने लिखा ना सम, पीबी का प्रेशर बढ़ गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसका लेंथ और इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर ये 45 माइनस, इसमें 45 प्लस एक्स कर लेंगे, इसका 45 माइनस एक्स कर लेंगे, एंड एल ए will be equal to 45 plus x and del B will be equal to 45 minus x। लेंथ चेंज हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, क्योंकि गैस पास नहीं कर सकता मरकरी से। सो इसमें मुझसे पूछेंगे क्या, बताओ कितना लेंथ चेंज हुआ। हाँ तो ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर देता हूँ ना, एनबी और एनबी इक्वल है, एनए और एनए इक्वल है, इनको इक्वेट करके बता दूंगा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द, और ये इक्वेशन की मैंने अपन को पीएपीबी, तो लेंथ आ जाएगा। तो हमें दो पार्ट बता दें, एक तो अगर हॉरिजॉन्टल रखा था तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा, वरना मरकरी कॉलम इधर उधर शिफ्ट होगा। टोटल ट्यूब का लेंथ चाहिए ताकि मैं L1 मुझे गिवन है तो L2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस L1, वो कर सकता हूं। और अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में है तो दोनों 45 45 है, इसलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप इसको वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड करोगे तो ए ऊपर है बी नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर इस पर रेस्ट करेगा तो फिर ये इस पर पुश कर रहा होगा, ये भी नीचे पुश कर रहा होगा, तो और ये ऊपर पुश करेगा, अगर पुश नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा। तो अपन को पता है पीवी विल बी इक्वल टू पीए प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी कॉलम। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को फिजिक्स में ज्यादा आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम ही रहेगा। एक तो एग्जांपल अपने पास इस टाइप से हो सकता है, दूसरा अपन लिख सकते हैं, जैसे सपोज अपने पास एक ही बनेगा से, अब वो दूसरे कंडीशंस, मतलब देखो कैलकुलेशन में रहेगा यही सब, बस वो कंडीशंस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उस कंडीशन में अपन को लगेगा अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि अपन ने पढ़ रखा होता है सारा कुछ। अब एक कंडीशन अपन ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं अपन को गिवन है
ये मुझे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, और इसमें एक छोटा सा बबल यहाँ पे बना एट द बॉटम, है ना, तो इसमें एयर होगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, इसका साइज बढ़ता है, ये अपन को पता है, वो तो अपन उधर भी देख सकते हैं, बकेट में भी देख सकते हैं, और बड़ा होगा, इधर आके फूट जाएगा। हमसे पूछेंगे भाई इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसके अंदर जो गैस होगा वो भी कांस्टेंट है, सो N and T इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है। तो अपन क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब अपन से क्या करेंगे, इधर आके वो कहेंगे बताओ जब ये यहाँ ऊपर आ जाएगा ना तो फूट जाएगा, ये ऊपर आके फूट जाएगा, ऊपर आके फिर फूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अपन से पूछेंगे बताओ जब ये इधर आएगा तो ब्रेक होगा, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो अपन कहेंगे आप इनिशियल वॉल्यूम दे दो V1 जब वो बना था। जब वो बना था तो सपोज करते हैं कि उसका वॉल्यूम था 0.5 लीटर, ml ले लेते हैं, अपन लीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं, 1 ml था, और प्रेशर उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। हमें बस डेंसिटी ऑफ वाटर के बने, तो जो P1 होगा ना, अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P1 विल बी इक्वल टू इसका जो प्रेशर जिसकी वजह से वो छोटा साइज था ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है साइज बढ़ रहा है, वो क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, बबल पे जो प्रेशर था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इनिशियली इसका जो प्रेशर होगा ना P1 will be equal to pressure due to water and pressure due to atmosphere, ये होगा प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू वाटर रो GH होगा, और प्रेशर ड्यू टू दिस वो तो 76 सेंटीमीटर होगा एटमॉस्फेयर से, 76 सेंटीमीटर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो पहले तो आप मुझे ये दे दो कि ये कितने हाइट पे प्रेजेंट है, कितना सेंटीमीटर हाइट पे। मान लो आपने कहा ये बबल जो जनरेट हुआ ना दैट इज एट 8 मीटर्स, ठीक है, एट 8 मीटर्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को पता होता है, तो अपन क्या करेंगे, आपने एमकेएस वैल्यू में दिया मुझे, मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 9.81 इन सीजीएस यूनिट, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर्स प्लस 76। क्यों, क्योंकि इस पे जो पानी रखा हुआ नहीं, पानी पूरा रखा हुआ होगा, वो भी प्रेशर डाल रहा होगा, और पानी पे एटमॉस्फेयर डाल रहा होगा, दो प्रेशर आ रहे होंगे उसमें, तभी उसका साइज छोटा है। तो अपन ने पानी का प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर दोनों ही कैलकुलेट कर लिया अपन ने। चलो बता देते हैं, तो आपको P1 पता चल गया, दिस इज योर P1 जो इस पे होगा, वॉल्यूम आपको 1 ml गिवन है, तो प्रेशर P2 क्या होगा, तो अपन कहेंगे पानी का प्रेशर तो खत्म हो जाएगा ना, P2 विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो आप क्योंकि आप पानी का प्रेशर नहीं होगा ना, जब सबसे ऊपर आ जाएगा बबल तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर होगा, तो अपन V2 कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये तो अपने पास आ गया P1 दैट इज 981 into 800, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, सो 9.81 into 800
प्लस 76, ये तो हो गया आपका P1। V1 हो गया आपका ml में 1 ml इज इक्वल टू हो गया आपके पास P2 विल बी इक्वल टू 76 मल्टीप्लाई बाय हो गया V2। ये लो भाई वॉल्यूम इतना होगा जब वो ब्लास्ट होगा। दिस इज द वॉल्यूम व्हेन इट ब्लास्ट। ये हो जाएगा जब वो ब्लास्ट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन को बॉयल्स लॉ में, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अपन को बॉयल्स लॉ में पूछ सकते हैं। These are the questions which are related to the Boyle's law. अब थोड़ा अपन चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ में V is directly proportional to T at constant pressure। इसमें प्रेशर कांस्टेंट लेना। तो चार्ल्स लॉ के जो एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल में अपन बोल सकते हैं दैट इज, एक तो अपन ले सकते हैं हॉट एयर बैलून। अपन सभी ने देखा हुआ है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून सभी ने देखा हुआ है। तो हॉट एयर बैलून में क्या होता है वो देखते हैं। एक अपने पास ऐसे कैमरा है और उसमें जो एक बड़ा सा एक ना बकेट जैसे लगा रहता है जिसमें अपन खड़े होते हैं। दूसरा उससे एक बैलून में ऐसे रोप वगैरह लगे होंगे और रोप से एक बड़ा सा बैलून लगा होता है और वो ऊपर होता है। ठीक है, हॉट एयर बैलून। अब अपन को एक बात पता है, हम क्या करते हैं, यहां पर एक मशीन लगी होती है जिससे फ्लेम बनते जाते हैं। जिससे अपन फ्लेम अंदर लेके जाते हैं और फ्लेम लिखा हुआ है, दिस इज द फ्लेम्स। ये जो है ये फ्लेम है। तो होगा क्या, इसके अंदर जो गैस होता है, जो एयर होता है, जब अपन हीटअप करते हैं तो ये एयर ना बाहर जाती है। बिकॉज किसी भी गैस का डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो फिर क्या होगा, जब हम इसे हीटअप करेंगे तो इससे एयर बाहर आएगा। एयर बाहर आएगा तो ये लिफ्ट करेगा, तो फिर ये लिफ्ट करेगा, राइट। तो कितना एयर और बाहर आने से ये लिफ्ट करेगा, तो देखो होता क्या है। पहले अपन एक जनरल कंसेप्ट सीखते हैं। अपने पास एक बैलून है, उसमें एयर करता है। अपने पास बैलून था, मैंने बैलून को फुलाया, उसको बांधा और छोड़ दिया, वो नीचे गिर जाएगा। व्हाट इज सो, बिकॉज एयर, जो बैलून एक्सपैंड हुआ तो जितना एयर वो, जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करता, वो स्पेस उतना ही जितना उसने एयर को डिस्प्लेस किया होगा। लेकिन जो एयर डिस्प्लेस हुआ वो मैंने बैलून के अंदर डाल दिया और फिर बैलून का मास होगा तो नीचे गिर जाएगा बिकॉज वेट इंक्रीजेस। अब अगर मान लो इसमें मैं हीलियम भर देता हूं बैलून में, उसके बाद इसे छोड़ देता हूं, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। क्वाइट इज सो, बिकॉज कोई भी बैलून ऊपर तब जाएगा जब उसका मास ऑफ फिल्ड बैलून, मास ऑफ फिल्ड बैलून मतलब गैस का मास प्लस बैलून का मास इज लेस देन मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ
एयर डिस्प्लेस्ड, तभी ये ऊपर जाएगा। balloon lift only when the mass of filled balloon is less than the mass of air displaced। मतलब इस बैलून ने जितना एयर को डिस्प्लेस किया है, अगर फिल्ड बैलून का मास उससे कम है तो ये लिफ्ट करेगा, और इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड से लिफ्ट करेगा, और इस डिफरेंस को अपन कहते हैं बॉयंस फोर्स, या फिर अपन उसे कहते हैं पेलोड। पेलोड पेलोड जो होता है वो होता है मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, उसे अपन कहते हैं पेलोड। दैट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, minus mass of balloon plus mass of gas inside the balloon. Mass of balloon plus mass of gas in balloon. Mass of gas in balloon. In balloon. ये होता है। अब इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने स्पीड से ऊपर जाएगा, और अगर डिफरेंस कम होगा थोड़ा स्लो जाएगा। तो जितना बैलून का मास हो, जितना बैलून का वॉल्यूम होगा, उतना ही एयर डिस्प्लेस करेगा। बैलून छोटा है तो छोटा एयर डिस्प्लेस करेगा, बड़ा है तो बड़ा एयर डिस्प्लेस करेगा। तो मास ऑफ बैलून तो हमें गिवन होगा कि भाई बैलून कितना है। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बैलून वो अपन को क्वेश्चन में या तो गिवन हो, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? हमको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, तो आप प्रेशर दे दो, बैलून का वॉल्यूम दे दो, डिवाइडेड बाय आरटी दे दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कितना होता है 28.88 इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर। ये अपन खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ गैस आप मुझे बता दो, बैलून का अगर वॉल्यूम है तो अपन उधर भी यूज कर लेंगे, और यहां पर मास ऑफ गैस भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द बैलून विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ गैस, जो भी बैलून के अंदर है, जो भी गैस आपने लिया होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है ना कि भाई पहले अपन ने एयर फिल किया था और बैलून था, बाद में अपन ने एयर की जगह क्या फिल कर दिया, हीलियम, तो बैलून का मास कम, इट बिकम्स लाइटर। यहां पर मैं यही कर रहा हूं, जब इसको फ्लेम से हीट करूंगा ना तो इससे एयर बाहर निकलेगा, इससे एयर बाहर निकलेगा। जब इससे एयर बाहर निकलेगा ना तो ये लाइटर हो जाएगा, मतलब एक तरीके से मैंने इसमें कम, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा एयर इससे बाहर आएगा, ये पूरा जो वेसल, ये पूरा पार्ट जो है, ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस है ना, तो अपने पास पूरा ये बैलून से उतना ही एयर था ना इसके अंदर, जितना बड़ा बैलून होगा एयर डिस्प्लेस्ड। अब अपन जब हीट करेंगे तो एयर बाहर आएगा, एयर बाहर आएगा तो मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ एयर जो बचा होगा वो कम होगा उससे जो एयर होना चाहिए था एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो फिर ये लिफ्ट करना शुरू कर देगा। जब इसको हीट करेंगे तो एयर बाहर आएगा, तो फिर इसका बैलून का मास प्लस एयर का मास, जो एयर इसमें बचा हुआ एयर का मास विल बी लेस देन द मास ऑफ एयर विच इज ऑक्युपाइड बाय बैलून एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो फिर ये लिफ्ट करेगा। अगर इसमें ज्यादा लोग बैठे होंगे तो अपन को ज्यादा एयर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द पेलोड। पेलोड का मतलब मैं कितने पर्सन्स को लेके हॉट एयर बैलून को ऊपर ले जा सकता हूं, तो अपन कहेंगे ये डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर पर्सन्स उसमें ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है मैं ज्यादा एयर बाहर निकाल दूंगा, तो पेलोड बन जाएगा।
तो ज्यादा एयर बाहर निकालोगे तो इसके अंदर कम एयर बचेगा, तो ज्यादा एयर बाहर निकालने के लिए मुझसे इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी तो इतना एयर बाहर निकालना है सो दैट जो पर्सन इसमें बैठे हुए हैं, जो एयर बचा हुआ है और इन सबका मास बैलून का वो कम होना चाहिए मास ऑफ एयर डिस्प्लेस से। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना मास ऑफ एयर था, तो फिर ये लिफ्ट करेगा। इसमें भी तो यही कर रहा था, इन दोनों का डिफरेंस होगा अगर पॉजिटिव तो लिफ्ट करेगा। इधर भी अपन को यही करना है कि नॉर्मली जितना एयर बैलून को ऑक्युपाई करता था, अगर वो एयर हम बाहर निकाल दें, कितना बाहर निकालें, सो दैट कि टोटल मास ऑफ द पर्सन एज वेल एज द एयर इनसाइड दिस लेफ्ट एंड द बैलून इज लेस देन द मास ऑफ द एयर प्रेजेंट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, तो फिर वो लिफ्ट करेगा। और जब अपन को नीचे आना होता है हॉट एयर बैलून से, तो अपन क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं सो दैट कि एयर अंदर जाए। अगर एयर अंदर जाएगा तो ये मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हॉट एयर बैलून। तो ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट अपन और पढ़ लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो दिस इज अबाउट द राइट सम गैस लॉस एंड सम कंसेप्ट ऑफ गैस लॉस। तो आप क्या करोगे, अब आप गैसियस स्टेट से, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 का एटलीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए करो, सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना सभी लोग। पार्ट 1 को तो सबमिट करना पड़ेगा सभी को, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सबमिट भी करना पड़ेगा, इसलिए उसे अच्छे से करना। और अभी मैं होमवर्क देखूंगा आज कि किसने केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क कंप्लीट है या नहीं, ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है? हाँ।